क्या आपको भी लगता है कि लॉ टिल्टेड है इंडिया में व्हेन इट कम्स टू डिवोर्स, मैरिज, एलिमनी, मेंटेनेंस टुवर्ड्स विमेन? बिल्कुल है। ऐसे केस में मेल्स शादी से पहले कुछ कर सकते हैं अगर उनके खिलाफ झूठे केसेस हों? झूठे एलिगेशन से बचने का कोई तरीका नहीं है। Right. मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कर सकते हो कि आप केसेस लंबे कितने चलते हैं ये? कोई लिमिट नहीं। तो कानून तो कहता है 6 महीने में निपटा दो। इंटरिम कस्टडी की एप्लीकेशन 2-2 साल पेंडिंग रहती है। डोमेस्टिक वायलेंस से मतलब क्या है? यहाँ पे लॉ की डेफिनेशन क्या है? अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर केस फाइल करना होता है, ओनली फीमेल कैन बी ए विक्टिम। हस्बैंड नहीं कर सकता अपनी वाइफ के अगेंस्ट। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। क्या आपको भी लगता है कि लॉ टिल्टेड है इंडिया में व्हेन इट कम्स टू डिवोर्स, मैरिज, एलिमनी, मेंटेनेंस टुवर्ड्स विमेन? इट फेवर्स विमेन बिकॉज ऑफ व्हाटएवर बैकग्राउंड? क्या आपको भी लगता है जेंडर सेलेक्टिव है, जेंडर बायस्ड है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत सारे प्रोविजन है। कास्ट बायस्ड है, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये एज बायस्ड है कुछ जगह पे, लेकिन वो बायसनेस जो है, बायसनेस की बजाय हम बोलेंगे वो सेलेक्टिव है उस चीज़ के लिए। सेलेक्टिव इन द सेंस कि वहाँ ये प्रोविजन दे दिए गए हैं कि आप इस एज के लोगों के लिए इस तरह का कानून होगा, ठीक है, जो बहुत जगह सही भी है और बहुत जगह गलत भी है। जैसे बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए पॉक्सो है कि तो पॉक्सो एक्ट अलग से है। तो बच्चे क्योंकि छोटे हैं और वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, उनके साथ कुछ भी गलत होगा तो उसके लिए एक जेंडर न्यूट्रल पॉक्सो का कानून है। वो सब पे एप्लीकेबल है, वो हर रिलीजन के बंदे पे एप्लीकेबल है, वो हर एज के बंदे पे एप्लीकेबल है, हर जेंडर पे एप्लीकेबल है। मेल गलत करे तो उसका भी प्रोसिक्यूशन हो सकता है, फीमेल करे तो उसका भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे आप SC/ST एक्ट की बात करते हैं, वो थोड़ा सा कास्ट को लेके बाइज्ड है, सेलेक्टिव है। वो कहता है कि भाई आपके अगेंस्ट अगर एक्शन होगा तो सिर्फ अपर कास्ट के जो लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के, सिर्फ उनके अगेंस्ट हो सकता है, जबकि जो गलत करे उसके अगेंस्ट होना चाहिए। सेम मेल फीमेल को लेके है। जहाँ जहाँ पे भी आप ये बोलते हो कि फीमेल ही विक्टिम हो सकती है, तो वो हर सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है। तो वो चीज़ चेंज हो सकती है क्या सर? कभी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपको पॉलिटिकल विल चाहिए, आपको जुडिशियल विल चाहिए उस चीज़ को स्ट्राइक डाउन करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन के केस में 2019 में जो हमारा अडल्ट्री का कानून था 497, उसको स्ट्राइक डाउन किया था ना। ये बोला था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें जेल नहीं होनी चाहिए। अब कर दिया। उसी तरीके से हमें पॉलिटिकल विल चाहिए ये बताने के लिए कि ये चीज़ अगर गलत हो रही है तो ये मेल और फीमेल दोनों के साथ गलत हो सकती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है। उसमें अगर मेल फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके झूठे आश्वासन दे के फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है। Oh, really? अगर फीमेल ये काम करेगी, वो किसी लड़के को जाके बोलती है कि चलिए यार शादी करेंगे, कोई बात नहीं, लेट्स गेट इनटू फिजिकल रिलेशनशिप, लेट्स गेट इंटीमेट, और उसके बाद जाके वो मना कर देती है, तो फीमेल को आप प्रोसिक्यूट कर ही नहीं सकते उसमें। यू आर लेटिंग गो वन पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। तो ऐसे प्रोविजन है, ये ठीक हो सकते हैं और जब टाइम आएगा तो ठीक होंगे भी। जिस तरीके से इसका मिसयूज बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में इसको ठीक करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि जब लोग ये बोलते हैं ना कि ये सिर्फ लड़कों की प्रॉब्लम है, आप ये मत समझो, आप बोलोगे कि ये हस्बैंड की प्रॉब्लम है, ऐसा मत समझो। ये एक सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब घर की बहू कोई केस फाइल करने जाती है, अपने पति के अगेंस्ट करती है, तो सास को भी लपेटेगी, ननद को भी लपेटेगी, देवरानी जेठानी का भी नाम लिखा जाता है। तो अगर मान लो घर के परिवार के अंदर 4 फीमेल 4 मेल हैं, तो 50-50% सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। घर की उन बेटियों का नाम भी लिखते हैं जिनकी शादी 10-20 साल पहले हो चुकी है, कहीं और रहती हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो किसी और कंट्री में रहते हैं लेकिन शादी अटेंड कर ली, शादी अटेंड करने के लिए इंडिया आए थे, आज जापान में बैठे हुए हैं। जब घर की बहू जाती है केस फाइल करने के लिए तो उस ननद का नाम भी लिखती है जो जापान में है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेल प्रॉब्लम है, घर की फीमेल भी बहुत परेशान है इस चीज से। अब सोचने की बात है ना। तो ये सोसाइटी का ना बहुत बहुत बड़ा इशू है, और जिस तरीके से बढ़ रहा है, फॉल्स केसेस बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में देखोगे तो कानून चेंज होगा, लेकिन वो कानून का चेंज होने का प्रोसेस बहुत स्लो है और होना चाहिए। सर, ये जो होना चाहिए ना, ये पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा अपने को डिस्कशन करना ज़रूरी है। कि आपने बोला पॉलिटिकल विल होनी चाहिए एक, कि जिसकी वजह से चेंज हो।
कहाँ से ये चेंज इनिशिएट होना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से किस, एंड आई नो हम लोग बहुत ही ओपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ें, कौन है जो इस चीज़ को इनिशिएट करेगा? 2019 का आपने एग्जाम्पल लिया, वो कैसे, किसने इनिशिएट करा? क्या मतलब एक ये पार्टी डिपेंडेंट है, पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है इसको अगर कोई नहीं करना चाहे? क्या पार्टीज घबरा रही हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई एक चेंज लेके आएगी तो उसको अपोजिशन मतलब ये बोलेगी कि यार ये तो ये सब बकवास कर रहे हैं, और उनकी पॉलिटिकल जो एक इमेज है उसको धक्का लग सकता है? कहाँ चेंज ये चालू होना चाहिए, कहाँ कहाँ की पॉसिबिलिटीज़ हैं? पॉसिबिलिटी तो हर जगह पे है। जो विक्टिम है वो लॉ को बेसिकली चैलेंज कर सकता है। विक्टिम के हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर आपके अगेंस्ट फॉल्स केस हो गया तो आप उस लॉ की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, और बहुत बार चैलेंज भी हुई है। नाउ इट इज टू दी इधर फॉर द सुप्रीम कोर्ट और दी हाई कोर्ट्स कि उसको स्ट्राइक डाउन करना है कि नहीं करना है, पहला। दूसरा, इट इज ऑल्सो फॉर द लेजिस्लेटिव पार्टीज जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उन लोगों तक वो बिल पहुंचे, उसमें जो अमेंडमेंट लेके आनी वो अमेंडमेंट लेके आए। लेकिन बात पता है क्या है ना, ये इट इज नॉट दैट इजी कि आज एकदम से चेंज हो जाएगा। रीजन बीइंग, आपको क्या लगता है कि हमारा जो भारत है वो बेसिकली एक भारत है? वो एक भारत नहीं है, हर स्टेट में अलग भारत है। करेक्ट है। ठीक है, अमीर गरीब का अलग भारत है, जो आपके रूरल और अर्बन एरियाज का है वो अलग भारत है। जहां इस कानून को एक्चुअली जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए वहां इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दो। जहां अर्बन एरियाज में जहां हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, दोनों के पास एक्सेस है, एडवोकेट को अच्छी फीस दे सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, वहां अच्छे से समझ सकते हैं कानून को और अपनी जो स्टेटमेंट है अच्छे से दे सकते हैं, वो मिसयूज कर रहे हैं। और जहां एक्चुअली रूरल एरिया में इसकी जरूरत है, जहां फीमेल की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वहां इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा ढंग से। क्यों? क्योंकि या तो उसको न्याय नहीं मिल रहा, वो जाती है कोर्ट में, डेट पे डेट मिल रही है, मेंटेनेंस नहीं मिल रही है, हस्बैंड जो फादर जो है उसने बेटी को पढ़ाया लिखाया नहीं था, अब वो कमा भी नहीं पा रही है, हस्बैंड ने घर से निकाल दिया, बच्चा उसकी गोदी में है, वो उसके कारण अगर पढ़ी लिखी है तो नौकरी नहीं कर पा रही क्योंकि संभालने वाला नहीं है, गाँव में कौन देखेगा। घर से बाहर निकलती है तो टैबू है कि तो घर से बाहर निकल गया इसका पैर, वो मतलब सोसाइटल प्रेशर है, वहाँ तो इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रही। और जो अर्बन एरियाज है वहाँ मिसयूज हो रहा है। तो अगर हम ये बात बोलें कि इस चीज़ को आज की डेट में हमें इसको एकदम से चेंज करना है तो दैट कांट हैपन। अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से पहले नहीं आया, हम तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठे थे, बिल्कुल, तो कितने लग गए? 55 साल तो मिनिमम लगे ना। तो 55 साल तक जब वो कानून नहीं आया तो आपको क्या लगता है कि उस कानून का अगर मिसयूज हो रहा है तो उसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? इट इज अ स्लो प्रोसेस। एंड पॉलिटिकल विल की जहां तक बात है, इस पे ओपन डिस्कशन होना चाहिए। जब तक ओपन डिस्कशन नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। आप सिर्फ कानून के अंदर एक चीज ठीक कर दो, सारी चीज छोड़ो, एक चीज ठीक कर दो कि जो फॉल्स केस या फॉल्स कंप्लेंट फाइल करेगा उसको उतनी ही सिवियरली पनिशमेंट मिलनी चाहिए जितनी की उस आदमी को मिलती है जिसके अगेंस्ट जेन्युइन केस फाइल था। और आप देखो कि मिसयूज करने वाले जो लोग हैं वो अपने आप बैकफुट पे जाना शुरू हो जाएंगे। आप इम्प्लीमेंट तो करो, कानून तो है, इम्प्लीमेंट करो ना। इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है ठीक से। आपने किसी के ऊपर रेप के एलिगेशन लगा दिए, आपने झूठी एलिगेशन लगा दी, केस खत्म हो गया, मान लो 10,000 केस फाइल हुए, इक्का दुक्का केस में किसी कोर्ट ने बोल दिया कि चलो जी इनके अगेंस्ट एक्शन ले लो, इन्होंने झूठी कंप्लेंट फाइल की थी, उसके अलावा कौन करता है? सो यू नीड टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग लॉ, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा चेंज में। हाँ, मतलब अगर लोग फॉल्स केसेस डालने से ही बैक ऑफ हो गए तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई, ऑब्वियसली, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से चालू हो रही है। ऑब्वियसली आपको देखना ये पड़ेगा कि जो झूठे केस हो रहे हैं, जो फॉल्स केसेस हो रहे हैं, उसमें विक्टिम वो लोग होते हैं जिनके अगेंस्ट केस है, फाइल हुआ है, और जो जेन्युइन केसेस में विक्टिम वो है जिसके साथ वो ऑफेंस कमिट हुआ है। आपको जस्टिस अगर देनी है तो दोनों को देनी पड़ेगी ना, एक को तो नहीं आप दे सकते। यू कांट बी सिलेक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। राइट। विकास जी, हमने ये जैसे डिस्कस करा कि जो लॉ है जेंडर बायस्ड है व्हेन इट कम्स टू डिवोर्स, मैरिज वाले जो डिस्प्यूट्स हैं, ऐसे केस में मेल्स शादी से पहले कुछ कर सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि बाद में उनको शादी के बाद अगर उनके खिलाफ झूठे केसेस हों, देखो जेन्युइन केसेस हुए तो ठीक है यार, यू इफ़ यू डन समथिंग रॉन्ग देन पे फॉर इट, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं जो इनोसेंट होते हैं, फंस जाते हैं। कुछ तो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे शादी करी, 65 दिन 70 दिन शादी चली, उसके बाद एक्चुअली में मोटिव ही अलग था, पैसे ऐंठने का ही मोटिव था। शादी से पहले ऐसे क्या काम कर सकता है एक मेल जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन रख पाए अगर वो डाइवोर्स के केसेस में घुसे? ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है, झूठे एलिगेशन से बचने का कोई तरीका नहीं है। जब तक एलिगेशन नहीं लगेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।
राइट। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कर सकते हो कि आपके नाम की प्रॉपर्टी है वो घर में किसी और के नाम पे कर दो। इनकम जो है लोग अपनी कम दिखाना शुरू कर देते हैं, आजकल ले रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं इन सब चीज़ों पे। लेकिन झूठे केस से बचने का कोई तरीका नहीं। इट्स लाइक अ डिजीज़ कि आप निकले, आपको कोविड हो गया, किसी ने छींक मार दी थी, किसी ने लिफ्ट के उस पे उंगली लगाई हुई थी, कोई साइड से निकल रहा था, आपने कोई कंटेमिनेटेड सब्जी आ गई, कुछ भी चीज़ से हो सकता है। तो झूठे केस जब तक फाइल नहीं होंगे तब तक आप उससे नहीं बच सकते, बीमारी की तरह है। हाँ, कि मेंटेनेंस और एलिमनी का जो सिस्टम है, आप उससे थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सकते हो। वो प्रिकॉशन यही है, वही प्रॉपर्टी वाला, प्रॉपर्टी और इनकम वाला। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो शादी बेसिकली हमारे जो बड़े बूढ़े कह गए हैं वो यही तो कहते हैं ना, जुआ है भाई। लगेगी लॉटरी नहीं लगेगी वो पता ही नहीं है, पता नहीं है, सही है। तो इसलिए हम ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। जब तक हो नहीं जाएगा तब तक नहीं पता। राह चलते हुए आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है भाई, गाड़ी तो सभी चलाते हैं और कोई जानबूझ के तो एक्सीडेंट करता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो शादी भी ऐसे ही है। कोई जानबूझ के शादी में इसलिए तो ज़्यादा नहीं, कल की डेट में मुझे केस ही फाइल करना है, अनटिल अनलेस आपकी शुरू से ही मंशा या तो मतलब डाउरी लेने की हो, या फिर एक्सटॉर्ट करने की हो, या वाइफ की तरफ से ऐसे गैंग बने, मतलब फीमेल के भी बहुत सारे गैंग बने हुए हैं जो जाते हैं, शादी करते हैं, फिर बाद में झूठे केस फाइल करते हैं, पैसे लेते हैं, फिर दूसरी शादी होती है, सो ऑन सो फोर्थ। हर तरीके के लोग मिलेंगे, लेकिन बचने का, प्रिकॉशन लेने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि देखो, एलिगेशंस अगर किसी ने लगाने हैं तो वो तो लगाएगा, कुछ या भी लगा लगाएगी, सकता है। कुछ भी लगा सकता है वो, ठीक है। झूठ तो कुछ भी हो सकता है, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हो कि प्रिकॉशनरी आप अपनी एसेट्स जो हैं, प्रॉपर्टी है अगर मान लो कुछ भी है, वो आप बचा सकते हो कि क्योंकि अगर सामने वाले को ये पता है कि आपके पास प्रॉपर्टीज एसेट्स हैं और आपके नाम पे ही हैं, तो सामने वाले को गेम आपने ईजी दे दिया। अगर कोई इस तरह के आपके साथ परेशानी कर रहा है, झूठे केसेस डाल रहा है, तो दे नो इट। क्योंकि अगर आपकी शादी हुई है तो साथ में रहे हो आप, तो जाहिर सी बात है कि आपको, हस्बैंड वाइफ को इतना तो पता ही रहता है कि घर में चल क्या रहा है, क्या क्या एसेट्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, गोल्ड कितना है, वगैरह वगैरह। तो वो सब अगर आपके नाम पे ना हो तो शायद आपका लाइफ थोड़ा बेटर हो, शायद आप ये कहना चाहते। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि परिवार वालों को अगर बचाना है तो उसके लिए ये कर सकते हो कि शादी करने के बाद आप अपने घर में ना लेके आओ, कहीं किराए पे जाके या कोई दूसरी जगह रहना शुरू कर दो, ताकि आपका जो मैट्रिमोनियल होम है वो सेपरेट हो जाए। तो घर परिवार के जो बाकी लोग हैं, जब उनके साथ रहते ही नहीं होंगे, तो उनके अगेंस्ट अगर झूठे एलिगेशन भी लगते हैं तो एटलीस्ट आपके पास कहीं ना कहीं एक डिफेंस होगा कि वो तो मैट्रिमोनियल होम था ही नहीं, वहाँ तो हम कभी गए नहीं, ओकेजनली जाना आना है, बट हम सेपरेटली रहते हैं। हमारा आधार कार्ड भी कहीं और का है, रेंट एग्रीमेंट भी कहीं और का है, हमारे जो बाकी के डॉक्यूमेंट है वो भी दूसरे एड्रेस के हैं, परिवार के बाकी लोग दूसरे एड्रेस पे रहते हैं, तो यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ डिफेंस। इसके अलावा आप क्या करोगे, कुछ कर लो। मैं कह रहा हूँ आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा के भी ले लोगे ना कि कल की डेट में कोई केस नहीं होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई आपके पास ऐसा नहीं है, कोई रामबाण नहीं है जो मैं बोल दूं एक लाइन में कि पूरी दुनिया के भाई जितने लड़के हैं, जितने पति हैं, सब बच जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता। अगर जिसको एलिगेशन लगाना है, झूठा एलिगेशन लगाना है, वो झूठा एलिगेशन अपने ससुर के ऊपर जो फोर्सफुल फिजिकल रिलेशन है वो भी लगा देगी। जिसको लगाना है वो ये भी बोल देगी मैं घर में अकेली थी, ससुर दारू पी के आए और मेरे ऊपर मतलब जबरदस्ती की मेरे साथ। ये भी होता है कि आज से 6 महीने पहले ऐसा हुआ था। अब एफआईआर तो उस पर भी होगी, मेडिकल एविडेंस है नहीं, फिर भी एफआईआर होगी। और तो बिना प्रूफ्स के एफआईआर तो एलिगेशन के बेस पे होगी, राइट। उसका कोई तोड़ नहीं है आपके पास एफआईआर रोकने का। एफआईआर हो गई, उसके बाद उस एफआईआर में लिखा क्या है, कितना आप रिबट कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, उस पर डिपेंड, तो कहानी दूसरी है। वो तो एक बार बीमारी लग गई फिर तो इलाज चलेगा, उसका कोई आप तोड़ नहीं है आपके पास। मैं अभी थोड़े दिन पहले केस पढ़ रहा था कि एक लड़की ने डाइवोर्स फाइल करा था और उसमें ये बोला था कि भाई मेरे इन-लॉज है ना, उनकी लड़के में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन-लॉज मुझे परेशान करते हैं और इस वजह से मैं या तो इसको ऑप्शन दे रही हूँ कि ये छोड़ दे अपने माँ बाप को और मेरे साथ रहे, जैसे हम पहले रहते थे, पहले भी तो रहते थे, चुप चुप के रहते थे, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये रहेगा तो भाई मैं डाइवोर्स फाइल कर दूंगी। बंदा कहता है यार भाई मैं ऐसे कैसे कर दूं, पेरेंट्स से मेरे छोड़ कैसे सकता हूं मैं। और वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल, उसका माइंडसेट भी वैसा था कि भाई मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ रहना है। कुछ लोग इसको ट्रेडिशनल माइंडसेट बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार माँ बाप का लड़का है तो ध्यान तो रखेगा ही। तो क्या आपके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं, आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि यार इन लॉज की वजह से ही मतलब सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? भरे पड़े हैं केसेस, भरे पड़े हैं केसेस तो बहुत हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ की कोई आपस में डिस्प्यूट ही नहीं है। अच्छा। उनको बुरी ही इस बात की लग रही है, बहू जो है घर की, डॉटर इन लॉ है, उसको लग रहा है कि मेरी सास मुझे बार बार ताने मार रही है,
चाहे नॉर्मल बात कर रही हो। होता क्या है कि एक फैमिली में जहाँ आप 25-30 साल रहे, 25 साल रह लिए और रहने के बाद अब आप फैमिली चेंज होती है, तो वहाँ लोग ऑलरेडी ढले हुए हैं ना अपने हिसाब से। हाँ, उनका तो एक वो रूटीन है। आप सोचो कि आप एक तरीके से एक सिचुएशन में थे, हम्म, आप उस सिचुएशन में ढले हुए हो। पूरा एक परिवार है दूसरा, वो एक दूसरी सिचुएशन में ढला हुआ है। उनका टेम्परामेंट अलग है, आपका अलग है। उनका सोने उठने का जो सिस्टम है वो अलग है, खान-पान अलग हो सकता है, सोच अलग हो सकती है, बोलने का तरीका अलग हो सकता है। लव मैरिज में तो ये भी होता है ना कि आपकी इंटर रिलीजियस शादियाँ भी होती हैं, इंटर कम्युनिटी शादी भी होती है, इंटर स्टेट भी शादियाँ होती हैं। अब मान लीजिए एक महाराष्ट्र से है और एक यूपी से है, या फिर एक महाराष्ट्र से एक हरियाणा से है, तो बिल्कुल ड्रास्टिक डिफरेंस है। एक कर्नाटका से एक बिहार से, ड्रास्टिक डिफरेंस है। खाने-पीने में भी है, बोलने के तरीके में भी है, हँसी-मज़ाक में भी है। जो एक सोसाइटी के अंदर, एक परिवार के अंदर हँसी-मज़ाक की चीज़ हो सकती है, दूसरे में नहीं हो सकती। हम्म, ऐसा हो जाता है। हम्म, हो सकता है किसी घर में गाली देना बहुत नॉर्मल है, किसी घर में बिल्कुल नहीं है। तो आप जब वहाँ जाते हो और वहाँ जाने के बाद आप देखते हो कि यार ये तो माहौल ही बिल्कुल चेंज हो गया। आप खुद भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे और जो बाकी का परिवार ढला हो वो भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा। ये तो सिर्फ देखो सिस्टम क्या है कि आप समझिए कि एक परिवार में एक फीमेल आती है और एक पूरा परिवार सामने है। अब होगा क्या कि इसके अपनी सोच है और इनके अपनी सोच है। ये लोग एक दूसरे को पुश करते हैं अपने राइट्स के लिए, अपनी सोच के हिसाब से। बहू कहती है कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो पुश करना शुरू करती है थोड़ा-थोड़ा, चाहे हस्बैंड के थ्रू करे या डायरेक्टली करे। परिवार कहता है कि हम ढले हुए थे तो हम भी पुश करेंगे, हम यार इस बच्चे की शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम बेसिकली अपने राइट्स लूज़ करेंगे। तो होगा क्या, ये खींचतान चलती है आगे-पीछे। ये बैलेंस अचीव करना होता है। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस बैलेंस। शादी हो, लाइफ हो, तो होगा कैसे कि पहले यहाँ से पुश होगा, फिर यहाँ से पुश होगा और एक जगह पे एक पॉइंट अचीव होगा। उस पॉइंट पे जाने के बाद वो बैलेंस अचीव हो जाएगा जिसमें पता लगेगा किसको क्या बात बुरी लगती है और किसको कैसे टैकल करना है। लेकिन वो बैलेंस अचीव करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम है नहीं लोगों के पास। अब तो ये लगता है कि भाई आ गए, शादी हो गई, अगले दिन जो पग फेरे हो गए वो हुए, हनीमून चले गए, वापस आए। अब लगता है कि लाइफ वैसी ही होनी चाहिए जैसी पहले थी। वो तो पॉसिबल नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर रहते हो, तो क्या आपको अपने पेरेंट्स की हर बात अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं। कभी नहीं लगती। क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों की हर बात अच्छी लगती है? नहीं लगती। लेकिन आप छोड़ते नहीं हो। शादी में आपके पास ऑप्शन है छोड़ने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप पड़े ही रहो उस दलदल में, फँसे रहो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको टाइम देना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी कोई नया बंदा मिलता है, नया दोस्त बन जाता है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि पहले दिन में ही आप हो गए कि भैया आप गाड़ी-वाड़ी, बैलगाड़ी। हाँ, सही ऐसा है। तो होता नहीं, उसमें भी टाइम लगता है। स्कूल के जो फ्रेंड थे, वो सालों-साल आपके साथ रहे, तब जाके आप एक लेवल पे अचीव कर पा रहे हो कि आपको उसकी कुछ बात अच्छी लगती है, कुछ नहीं लगती और जो बुरी लगती है उसको इग्नोर कर देते हो। भाई-बहन की बचपन में जितनी लड़ाई होती है, आप ये बताओ क्या बड़े होने के बाद होती है? बहुत कम। जब तक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट ना पड़ जाए। बचपन में जो लड़ाइयाँ चल रही थी, आप एक-दूसरे का सर फोड़ रहे थे, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद वो आपने मैच्योरिटी गेन की। आपने टाइम दिया उस रिलेशनशिप में कि भाई-बहन का भी हमारा बैलेंस कैसे बनेगा, कि छोटा भाई है, तो वो भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, छोटी बहन है, वो भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है। और फिर कहीं न कहीं आप कहते हो कि नहीं-नहीं जो पुरानी लड़ाइयाँ थी, वो लड़ाइयाँ होने के बाद आज हम इस लेवल पे आ गए कि एक-दूसरे की बात बुरी भी लगेगी तब भी साथ में खड़े रहेंगे। होता है ना? बिल्कुल। तो शादी को भी ट्रीट इट लाइक ए रिलेशनशिप ऐसा ही, जो आपके साथ एक बार हो गया, आप टाइम तो दो, टाइम तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है और आपके पास ऑप्शन है निकलने का, तो फिर आप निकलोगे। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं लोगों के, वो भी रीज़न हो जाता है। पर इन-लॉज़ का इंटरफेरेंस जो है, कहीं न कहीं, वो बर्दाश्त नहीं होता लोगों को। दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट कि मेरी वाइफ़ अपनी माँ की ज़्यादा सुने। अरे! माँ के साथ वो ज़िंदगी भर रही है, अपने फ़ादर के साथ ज़िंदगी भर रही है। वो अच्छा-बुरा तुम्हारे माँ-बाप के साथ और सास-ससुर के साथ नहीं डिस्कस कर सकती। तुम्हारे साथ भी नहीं कर सकती सारी बात। अब आप एक बात बताओ, आप परिवार में रहते हो, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर है? अभी तो न्यूक्लियर है। अभी न्यूक्लियर है। माँ-बाप के साथ रहे हो? रहे हो ना? तो क्या आप सारी बात अपने माँ-बाप को बताते हो? तो सारी? नहीं, लाइफ से रिलेटेड तो कभी नहीं बताई सारी चीज़ें यार, ठीक है। मतलब वो तो किसी को नहीं बताई एक्चुअली में, किसी को किसी को नहीं बताया। पता वो क्या तो। आप सारी बात अपनी पत्नी को बताते हो अपनी? नहीं, नहीं बताते? नहीं। तो सबके साथ होता है ऐसा। हाँ, वो तो वाइफ होता के ही, साथ भी होता है। हाँ, होता ही होगा, बिल्कुल होता है ना? होगा। अब होता क्या है कि अगर हस्बैंड को लग रहा है कि मेरी पत्नी अपने माँ-बाप के कहे में ज़्यादा चल रही है, उनको सारी बातें बता रही है, तो उसको ये पिंच हो जाती है। वाइफ को लगता है कि ये अपने माँ-बाप को ज़्यादा बता रहा है,
तो उसको ये पिंच हो जाती है। बात सिर्फ ये है कि हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, बंद कमरे में हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट जो भी है, लड़ाई झगड़ा जो भी है, वहीं करो, वहीं खत्म करो, बाहर आओ शांति के साथ। दूसरे को इन्वॉल्व मत करो उस चीज के अंदर जब तक बहुत ज्यादा नेसेसरी ना हो सलाह लेने के लिए, क्योंकि दूसरे के एक्सपीरियंस से आप सलाह ले सकते हो, पर उसकी सलाह से अपनी लाइफ नहीं चला सकते। आदमी गलतियों का पुतला है, गलतियां करेगा, हस्बैंड भी करेगा, वाइफ भी करेगी, इन लॉज भी करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। बैलेंस तो आपको बनाना है ना, लाइफ तो आपकी है। मैंने कहीं पढ़ा था, इग्नोरेंस इज द ब्लिस। हाँ, कुछ हद तक हाँ, कि हर जगह पे अगर थोड़ी चीजें इग्नोर करोगे तो शायद आप पीसफुल रहोगे। फॉरगेट अबाउट उससे फायदा नुकसान क्या होगा आपको, लेकिन आप पीसफुल रहोगे। तो बट वो कर पाना और कहना और कर पाना, उसमें ही बहुत फर्क है ना। विकास जी, इतने सारे इश्यूज होते हैं हस्बैंड वाइफ में। मैं जब पढ़ रहा था इसके बारे में तो ये समझ में आया, इंटरनेट पे डेटा जो अवेलेबल था, कि 70% डाइवोर्स केसेस वाइफ्स मतलब फीमेल की तरफ से आता है, जबकि इश्यूज दोनों तरफ से ही होते होंगे। आई कैन ओनली इमेजिन कि भाई दोनों तरफ से ही होती होंगी, क्योंकि दो इंसान हैं आपस में रह रहे हैं साथ में। खास वजह है कि वाइफ की तरफ से ही 70% जो केसेस आ रहे हैं, ये 70-75 जो भी नंबर है, कि वाइफ ज़्यादा फाइल क्यों कर रही है। डाटा गलत है, डाटा गलत है। डाटा गलत है। अच्छा, 70% केसेस वाइफ की तरफ से इनिशिएट नहीं होते हैं। अच्छा, ये है मेजॉरिटी केसेस में मैंने देखा है कि जो वाइफ है वो कहीं ना कहीं पुलिस के पास जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में फाइल कर देती है, मेंटेनेंस के केस फाइल करती है। वो मैंने देखा है कि मेजॉरिटी केसेस में इनिशिएट वाइफ करती है, लेकिन 70% का क्राइटेरिया नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड हैं जो डाइवोर्स केस फाइल कर देते हैं, बहुत बार होता है ऐसा। बहुत बार इन लॉज होते हैं जो अपने बेटे और बहू के अगेंस्ट केस फाइल कर देते हैं। अच्छा, इन लॉज भी करते हैं। हाँ हाँ, प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो 70% का डाटा नहीं है, बट ये है कि फीमेल का जो एक्सेस है, एक्सेस टू जस्टिस, वो दैट इज क्वाइट इजी, क्योंकि फीमेल के लिए कानून स्पेसिफिक है हमारे पास। वो जाएगी CAW सेल में, वो कहती है कि जी मुझे FIR करवानी है, तो CAW सेल जाएगी तो फटाफट उसकी कंप्लेंट ले लेंगे, नोटिस कर देंगे, FIR भी उस पर होनी ही होनी है, आप वो मना भी नहीं कर सकते FIR के लिए। दूसरा, अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जा सकती है, क्योंकि फीमेल कैन ओनली बी द विक्टिम देयर, हस्बैंड तो विक्टिम नहीं हो सकता डोमेस्टिक वायलेंस का। अच्छा, ऐसा है क्या? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ओनली द फीमेल दैट इज द विक्टिम, मेल कैन नॉट बी अ विक्टिम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्या डिफाइन करा है डोमेस्टिक वायलेंस से, मतलब क्या है यहाँ पे, लॉ की डेफिनेशन क्या है? देखो, लॉ हमारा ना बहुत एम्बिगुअस है। अच्छा, वो कहता है कि आप किसी एग्रीव्ड पर्सन के साथ, एग्रीव्ड पर्सन मतलब फीमेल के साथ, जो शेयर हाउस होल्ड में रहती है या रह चुकी है, वो इन द नेचर ऑफ मैरिज, रिलेशनशिप इज इन द नेचर ऑफ मैरिज, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस फाइल कर सकती है अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। अब डोमेस्टिक वायलेंस उन्होंने बोला 3 तरह का होता है, फर्स्ट फाइनेंशियल, फिजिकल और मेंटल। लेकिन ये नहीं बताया कि इसकी लिस्ट बना दें कि भाई ये चीज़ें हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस में मानी जाएंगी। रीज़न बीइंग कि इसकी लिस्ट बन नहीं सकती, कोई नहीं बैठ के बना सकता इस चीज़ के लिए। किसी को कोई चीज़ वायलेंस लगती है, कोई ताने मारना भी लग सकता है। मैंने बोला ना, जैसे किसी के घर में गाली देना नॉर्मल है, उनको गाली देना नहीं गलत लगता, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में उस बंदे के लिए है, उस बंदी के लिए नहीं है। ठीक है, उस मेल या फीमेल या हस्बैंड वाइफ है उसके लिए नहीं है, बट किसी के लिए हो सकता है। तो उन्होंने 3 तरह के ये क्राइटेरिया दे दिया कि ये फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, ओके, तीनों, तो उसके बेस पे फाइल हो सकता है। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बड़ा सिंपल है, वो कहता है कि ओनली फीमेल कैन बी ए विक्टिम। अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर केस फाइल करना होता है तो वाइफ कर सकती है हस्बैंड के अगेंस्ट, इन लॉज के अगेंस्ट, हस्बैंड नहीं कर सकता अपनी वाइफ के अगेंस्ट। क्या ऐसा भी आपके पास केसेस आ रहे हैं जिनमें मेल आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार फॉरगेट अबाउट वाइफ, मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। आपको क्या लगता है कि कोई फीमेल मतलब कोई बहू है घर की, वो अपने पति के साथ गलत नहीं कर सकती क्या? वाइफ अपने हस्बैंड के साथ मारपीट नहीं कर सकती या नहीं करती है, या गाली गलौज नहीं कर सकती या नहीं करती है? 2 प्रिजम्पशन है, या तो आप बोलो कि फीमेल इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग डोमेस्टिक वायलेंस, कि भाई उसका तो मेंटल स्टेट या फिजिकल ऐसा है ही नहीं कि ना तो पति के साथ मारपीट कर सकती है, ना वो गाली गलौज कर सकती है, ना उसको बाथरूम में बंद कर सकती है, ना उसके ऊपर गर्म पानी फेंक सकती है, ना उसके ऊपर कोई मतलब उसके बाल खींच सकती है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन है, मतलब ये तो सिचुएशन ही नहीं है। करेक्ट, कैपेबिलिटी तो है, या आप बोलते हो कि कैपेबिलिटी है लेकिन वो करती ही नहीं है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। मतलब यू कांट जनरलाइज दीज थिंग्स। अब आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ या US में फाइल करते हो, हस्बैंड वाइफ में से जो डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, आप अपने स्पाउस के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। तो वहां पे ये इक्वल है?
वो मेजॉरिटी कंट्रीज में, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ इक्वल माना जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी कर सकता है। ठीक, हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर होगा तो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ और सिर्फ मेल ही कर सकते हैं, या फिर मेल के साथ में जो उसके रिश्तेदार हैं घर के, वो कर सकते हैं। फीमेल जो है वो सिर्फ विक्टिम रहेगी। ये प्रिजम्पशन है इस कानून की। अच्छा। जैसे दहेज से रिलेटेड कानून की बात करते हैं, तो कहते हैं कि वाइफ और उसके परिवार वालों से अगर आप इलीगल डिमांड कर रहे हो, हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स जो हैं, सिर्फ उनके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है, उनके अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है। अगर इलीगल डिमांड वाइफ करने लग जाए तो आप उसके अगेंस्ट एफआईआर नहीं करवा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कोई पुलिस वाला नहीं करेगा, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं करता। तो आपके पास अगर कोई मेल आता है हम्म, और कहता है कि यार मेरी वाइफ ने मुझे मारा है, चाहे किसी से भी मारा, चप्पल से मारा, चांटे मारे, या फिर बेलन फेंक के मारा, कुछ भी मारा, और एक बार नहीं कई बार मारा, अब मुझे केस फाइल कराना है, तो क्या करोगे आप? डिपेंड करता है अब उसकी जो चोट है ना वो कितनी है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन पिनल कोड था जो चेंज हो गया, अब भारतीय न्याय संहिता आ गया है, मतलब पुरानी बुक के ऊपर नया कवर आ गया, कवर लग गया। ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि अगर चोट लगी है आपको और आप चोट प्रूव कर सकते हो, आपके पास ऑडियो वीडियो को रिकॉर्डिंग है, तो आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, क्योंकि पुलिस के पास जाओगे। सिंपल हर्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे किसी ने चांटा मार दिया, दैट इज अ केस ऑफ सिंपल हर्ट, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल, तो उसमें एफआईआर तो होगी नहीं, पुलिस नहीं करती है उसके अंदर। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में एनसीआर रजिस्टर होती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन नहीं मिली तो मामला रद्दी की टोकरी में। उसके लिए फिर आप डायरेक्टली कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, वहाँ प्रोसिक्यूट कर सकते हो, वाइफ को भी कर सकते हो, इन लॉज को भी कर सकते हो। लेकिन आप इससे ज़्यादा अगर सोचो कि कुछ कर पाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है उस चीज़ मतलब में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कुछ भी आप उसमें एक्शन ले ही नहीं सकते। हस्बैंड नहीं ले सकता, हस्बैंड नहीं ले सकता, husband नहीं ले क्योंकि सकता। वो प्रावधान ही नहीं है वो हमारे। विक्टिम माना ही नहीं जाता, विक्टिम माना ही नहीं जाता नहीं, है, बट ऐसे केसेस होते हैं, मतलब आपके पास आते हैं ऐसे केसेस? ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ वाइफ ने अपने हस्बैंड को इतना मारा है कई बार कि मतलब कोई चीज़ ऐसी फेंक के मार दी जिससे उसकी हड्डी टूट गई, नाक की हड्डी टूट गई, या कान का पर्दा फट गया, वो ग्रीवियस हर्ट में आ जाता है, वहाँ एफआईआर होती है। लेकिन आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में नहीं आ सकते, फिर आपको जो हमारे जर्नल कानून है क्रिमिनल लॉ के, फिर आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, ओके। और आपने ये भी बोला कि फाइनेंशियल, एक इसमें 3 जो मेन कैटेगरीज बताई, उसमें फाइनेंस एक कैटेगरी बताई। फाइनेंस से डोमेस्टिक वायलेंस कैसे, मतलब फाइनेंस से कैसे, क्या सिनेरियोज निकल के आते हैं इसमें? कैसे निकल के आते हैं? वाइफ कमा रही है, उसके पास पैसे हैं, आप उससे पैसे छीन लेते हो, ले लेते हो, किसी भी रीज़न से ले लेते हो, डरा धमका के ले लेते हो, तो फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन में आ सकता है वो, उसको जो फाइनेंशियल डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी कैटेगरी में आ सकता है। वो सेविंग भी होती है, ठीक है, या फिर आप बार बार उसको प्रेशराइज कर रहे हो कि जितना पैसा तेरे पास सैलरी आ रही है उसमें से 50% देना ही पड़ेगा तुझे। मैंडेटरी तो नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ को अपने घर में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। घर परिवार है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों कमा रहे हैं, दोनों बियर करो। घर है, उसमें बिजली का बिल भी भरा जा सकता है, मीट के एक्सपेंसेस भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेशर डाल के ये काम करवाओ कि भाई घर का खर्चा तो मान लो 20,000 है, आप कहते हो कि तुझे 30,000 देने पड़ेंगे, तो ऑफ कोर्स वो आ सकता है। जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड क्या, आ सकता है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, ओके। और जो मेंटल कैटेगरी है उसमें किस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं? आपकी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं उसके अंदर, तो गाली देना हो सकता है, आप बॉडी शेमिंग कर सकते हो, रंग के ऊपर कमेंट मार सकते हो बहुत सारे। अच्छा, कलर के ऊपर वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट है। आप बार बार उसको बोल सकते हो किसी भी चीज़ को लेके कि तू ये नहीं करती, क्रिटिसाइज करना, बार बार बोलना, शक करना कि तू तो किस तरह तो अफेयर होगा किसी के साथ, राइट। बोलना। बेसिकली मेंटल में आप टच तो कर नहीं रहे, आप पैसे भी नहीं ले रहे, तो बाकी सब चीज़ें मेंटल में आएंगी जो आपको प्रेशर डाल सकती हैं, जो आपको बेसिकली एक ना दिमाग के अंदर एक न्यूसेंस क्रिएट हो जाती है कि भैया तो मेरे साथ गलत हो रहा है। आप बार बार कोई चीज़ रखी हुई है, बार बार टोका टोकी कर रहे हो उसके लिए, और वो सुबह 6 बजे उठ रही है, आप प्रेशर डाल रहे हो कि 4 बजे उठ, 4 बजे क्यों नहीं उठती है। इस चीज़ को भी कोई किसी, मैं नहीं कह रहा हूँ हर आदमी के लिए ऐसा होता है, किसी किसी को ये भी वायलेंस लगता है, किसी किसी को ये भी लगता है कि मुझे सुबह चाय पीनी है, ये तो बार बार प्रेशर डालते हैं कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी ही बनेगी। आप किसी को कॉफ़ी पीनी हो, कहते नहीं हमारे घर में तो चाय ही बनेगी, तो क्या करोगे? ऐसा भी मेरे पास एक केस आया था, उसमें द गर्ल शी गॉट मैरिड, उसको सुबह कॉफ़ी पीने की आदत थी, और जिस घर में शादी हुई वहाँ सुबह उठ के 5 बजे से 6 बजे के आसपास चाय बनती थी। शी यूज टू वेक अप एट अराउंड 8, कभी उठी नहीं उससे पहले। उठते ही वो कहती थी मुझे कॉफ़ी चाहिए, तो उसने अपने पति को बोला, पति ने ध्यान नहीं दिया, फिर उसने अपनी सास को बोला, सास और ससुर ने बैठ के एक ही बात बोल दी, अरे बेटा हमारे घर में तो चाय बनती है, कहाँ कॉफ़ी के चक्कर में पड़ रहे हो। अब उसको ये लग गया, अब डाइवोर्स केस चल रहा है उनका।
इस बात पे, इस शुरुआत छोटी सी बात इस पे। बात से शुरू हुआ था। अच्छा, ओके, फिर ऐसे। होता क्या है कि आपको एक बात गलत लग गई हम्म। और उसका आपको रेजोल्यूशन मिला नहीं, आपको क्लोजर मिला नहीं, उसके बाद आपको हर बात गलत लगनी शुरू होती है। फिर वो एक के ऊपर मतलब दिस इज अ टावर ऑफ लीगोज, और वो उसके ऊपर पुलिंदा बन जाता है पुलिंदा इसे। बन जाता है अच्छा। और फिर वो फटता है। हम्म। फिर उसके बाद आप कई बार सही भी बोलते हो, हम्म। वो भी गलत लगती है, तो गलत ही लगेगी। तो ये भी होता है। तो हर आदमी का जो सोचने का तरीका है, किसी चीज़ को परसीव करने का तरीका अलग है। किसी के लिए कोई चीज़ ठीक हो सकती है, किसी के लिए गलत हो सकती है। एंड दैट इज द सोल रीजन। मैंने बोला ना, बैलेंस बनाना पड़ेगा, हम्म। और वो बैलेंस कहाँ अचीव होगा, कैसे होगा, वो देखना पड़ेगा। अब जैसे आपने ये बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर बहुत सारे केसेस आते हैं, और जो ये जो पहले होता था इंडियन पीनल कोड, उसमें जो ये क्रुएलिटी का जो होता था, वो सिमिलर है या वो अलग है, वो कैटेगरी अलग, उसमें किस तरह के केसेस होते हैं? वो अलग है। देखो, भारतीय न्याय संहिता में जो दे रखा है वो दैट इज क्रुएलिटी कमिटेड अगेंस्ट द वाइफ बाय द हस्बैंड और इन लॉज। ठीक है, उसमें भी वाइफ ही है, मतलब एक ही वाइफ ही जेंडर ही? विक्टिम है, वाइफ ही विक्टिम है। ओके। क्रुएलिटी का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो विच इज डेंजरस, हम्म। ठीक है, टू दी लाइफ, लिम्ब और माइंड, हम्म। और आप बार बार वो काम कर रहे हो फॉर कंप्लायंस ऑफ योर इलीगल डिमांड्स बाय द वाइफ। इलीगल डिमांड्स मतलब आप बोलते हो कि यार बेटे की दुकान खुलवानी है, ठीक है, अब इन लॉज प्रेशर करते हैं अपनी बहू के ऊपर कि बेटा अपने घर से पैसे लेके आओ कि इसको दुकान खोलनी है, या फिर इसकी नौकरी लग रही है उसमें कुछ पैसे का खर्चा है, या इसको कहीं इंडिया से बाहर जाना है नौकरी करने के लिए तो तुम पैसे लेके आओ, या गाड़ी चाहिए घर में हम्म। तो आप पैसे लेके आओ, हम्म। या फिर घर में खर्चा है, तुम कमा नहीं रहे हो लेकिन अपने पापा को बोलो, अपने भाइयों को बोलो कि वो यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ये तो हो गई सिंपल डिमांड, लेकिन अगर वो डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो आप उसको परेशान करना शुरू कर देते हो। आपने मेड हटा दी कि घर का काम तू कर, ताकि तू परेशान हो, ठीक है, नहीं तो मतलब मेरी बात नहीं मान रही है वैसा? बात नहीं मान रही है, हम्म। खाना नहीं बन रहा है, हम्म। खाने को नहीं दे रहे हैं उसको, हम्म। और खाने को दे रहे हैं तो फिर बहुत कम दे रहे हैं, हम्म। ठीक है, आप उसको बार बार ताने मारना शुरू कर देते हो कि हम तो बेटे की कहीं और शादी करते तो इतना पैसा मिलता, इतनी गाड़ियाँ मिलती, अब तो मिली नहीं, देख ले अपने पापा को बोल दे, बेटा तो हमारा करोड़ों में एक है। बेटी भी करोड़ों में एक होती है, बेटा भी करोड़ों में एक होता है। भगवान ने जब किसी को पैदा किया है तो उसके पैदा होने के जो चांसेस है वही करोड़ों में से एक है। बिल्कुल। तो एवरी लाइफ इज प्रेशियस। तो फिर वो परेशान जो करना शुरू करते हैं, दैट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। राइट। वहाँ एफआईआर होती है, हम्म। वहाँ 3 साल तक की जेल का प्रोविजन है, वहाँ एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, सब चीज़ें होंगी। अब अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आते हो तो उसमें जेल का प्रोविजन नहीं है लेकिन सिविल रेमेडीज है, तो उसका केस अलग चलता है, वो कोर्ट कंप्लेंट होती है डायरेक्ट। तो वो लाइटर है क्या? डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो लाइटर माना जाता है? लाइटर कैसे हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आपके पास रेमेडीज हैं, अलग हैं। जैसे मान लो क्रुएलिटी हुई, तो क्रुएलिटी में आप क्या करते हो, आप एफआईआर रजिस्टर करवाते हो। एफआईआर रजिस्टर करवाने का पर्पज़ ये है कि इन्होंने गलत किया है, क्राइम किया है, अब इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट फाइल होगी, फिर आप अक्यूज्ड बन गए, फिर केस चलेगा, प्रूव हो गया तो आपको जेल हो सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या है कि अगर आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आप प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हो, आप कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हो कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस ना करें। आप उस घर में नहीं रह पा रहे हो या वहाँ के मेल आपको परेशान कर रहे हैं तो आप रेजिडेंस ऑर्डर प्रेस कर सकते हो कि मुझे रहने के लिए या तो अलग ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन दिया जाए, या मुझे इस घर से निकाल रहे हैं, मुझे घर से ना निकाला जाए, मैं इस घर में रह सकूँ। ठीक है, आपको मान लीजिए वाइफ जो है वो कमा नहीं रही है, अब यार उसकी खुद की भी ज़रूरतें होती हैं, तो वो मेंटेनेंस मांग सकती है हस्बैंड से। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही प्रोविजन दे रखा है कि आप मेंटेनेंस मांग सकते हो, मंथली मेंटेनेंस मांगी जा सकती है। साथ में अगर आपका जो स्त्री धन है वो इन लॉज ने, हस्बैंड ने अपने पास रख लिया, तो आप उसको वापस मांग सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो आपको साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो आप उसके एवज में कंपनसेशन मांग सकते हो कि जी मुझे 50 लाख रुपए कंपनसेशन दिलवाई जाए क्योंकि मेरे साथ तो गलत किया है इन्होंने, डैमेजेस जिसे हम बोलते हैं, वो भी मांगी जा सकती है। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जो अलग अलग कानून से आप कर सकते थे, अलग अलग केसेस फाइल कर सकते थे, तो वो एक ही कंप्लेंट के अंदर मांग सकते हो सब चीज़ें। ओके, आई सी। ओके, तो क्या फिर इसका मतलब ज़्यादातर केसेस अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही आ रहे हैं या फिर ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है? देखो, प्रेशर जब बनाना होता है तो पहले पुलिस में कंप्लेंट फाइल होती है, वो सेपरेट चलती है, फिर आपकी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट है फिर वो फाइल होती है, वो अलग चलती है, फिर मेंटेनेंस के लिए जो केस होता है फैमिली कोर्ट में वो अलग चलता है, सारे केसेस अलग अलग चलते हैं। मैं पढ़ रहा था, एक अभी कल परसों ही एक आया था
कि एक लॉयर है, हम्म, उनका डिवोर्स केस चल रहा है, हम्म। एंड यू वोंट बिलीव 80 केसेस फाइल करे हुए हैं उन्होंने। वो एक्चुअली आपने जो पढ़ा था वो 80 केसेस फाइल हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिए हैं सारे हाँ, अब सेटलमेंट के बेस पे, वो करेक्ट, खत्म हो गया मामला। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये तो पूरी की पूरी आपने महाभारत बना दी, इतने सारे केसेस थोड़ा ना होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हो सकते हैं केसेस, तो किसी भी चीज़ पे हो सकते हैं, तो केसेस मतलब फाइल ऐसे करने की लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड, हाँ, लिमिटेड नहीं है इसमें कि लिमिट नहीं है। मतलब 80 केस फाइल कर दिए, तो मुझे तो लॉजिक ही नहीं समझ में आया कि 80 केसेस क्या उसको लंबा खींचने के लिए कि ऐसा चलते रहेंगे केसेस। 80 केसेस का मतलब ये नहीं होता कि 80 टाइप के केसेस हैं। हम्म, ये हो सकता है ना कि एक केस में 2 अपील भी फाइल हुई हो, अच्छा, वो अलग अलग केस में। मजिस्ट्रेट कोर्ट में मान लीजिए आपकी डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट है वो चल रही है, हम्म, कोई ऑर्डर हो गया, हम्म, वाइफ ने चैलेंज कर दिया, हस्बैंड ने चैलेंज कर दिया, अब वो आपकी 2 अपील वो हो गई, राइट, उसमें से एक डिसमिस हो गई, वो हाई कोर्ट चले गए, हम्म, एक वो हो गया, हम्म, उसमें से कोई एक डिसमिस हो गया, मान लीजिए किसी एक के फेवर में, तो कोर्ट का काम क्या है, एक के फेवर में तो होगा ही ना। हम्म, आप चले गए या तो आपका डिसमिस कर देंगे, हम्म, अलाउ कर देंगे, हम्म, आप अग्रीव्ड हो, आप चैलेंज करोगे, हम्म, अगर आपके फेवर में आ गया तो सामने वाला चैलेंज करेगा, हम्म, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब डोमेस्टिक वायलेंस का एक ऑर्डर हुआ था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक ऑर्डर हुआ, और उस एक ऑर्डर की 2 अपील फाइल हो गई, उसमें एक हाई कोर्ट चला गया, एक सुप्रीम कोर्ट चला गया बाद में। तो कितने हुए टोटल? 5 तो यही हो गए, अलग अलग फाइल बन गई। ओके, ओके, तो मैटर तो सेम है, इनको केसेस में काउंट कर लेते हैं। करना पड़ता है। ओके, क्रुएलिटी जो है उसमें मेल्स फाइल कर सकते हैं केस के, नहीं कर सकते? तो उसमें जो जनरली क्या होता है कि जो बहू के फादर हैं वो कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए, हम्म, ठीक है, उसके बिहाफ पे, लेकिन बेटी को भी गवाही तो देनी पड़ेगी। हम्म। तो उसमें हस्बैंड नहीं कर सकता क्रुएलिटी में अपनी वाइफ के अगेंस्ट, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे तो बहुत केसेस होते होंगे कि जहाँ पे, मतलब मैं तो न्यूज़ में पढ़ता रहता हूँ कुछ चीज़ें कि वाइफ ने बोला कि हस्बैंड कमा रहा है कुछ थोड़ा बहुत, हम्म, और वाइफ बोल रही है कि अरे यार तुम तो कमा ही नहीं रहे हो ढंग से, हम्म, कैसे चलेगा खर्चा, हम्म, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, बाहर नहीं घुमाने ले जाते आप मुझे, फॉर एग्जांपल। ये बहुत आते हैं केसेस, हम्म, एटलीस्ट न्यूज़ में बहुत आते हैं, मीडिया में। हम्म, तो उस केस में एक हस्बैंड परेशान भी होता होगा कई बार कि यार मतलब बहुत नैग करती है मेरी वाइफ मुझे, हम्म, पैसे मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। अपने दोस्तों में डिस्कस करता होगा यार मुझे पैसे चाहिए, ऐसे बहुत लोग के कमेंट्स डालते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कि हमें पैसा बढ़ाना है अपना, कहाँ इन्वेस्ट करें वगैरह वगैरह, जिससे कि थोड़ी पैसा आए हमारे पास। तो उस केस में अब ये क्रुएलिटी तो एक तरह की है, हरासमेंट कह सकते हो आप इसको, क्रुएलिटी नहीं, तो मुझे नहीं पता दोनों में डिफरेंस क्या है टेक्निकली। बट उस केस में हस्बैंड क्रुएलिटी के अंडर फाइल नहीं कर सकते केसेस, अगर करना चाहें तो? नहीं कर सकता। हमारी सोसाइटी का एक माइंडसेट बना हुआ है कि लड़के की वर्थ जो है ना वो इससे पता लगती है वो कितना कमाता कमा है, रहा है। ठीक है। घर में बैठा हुआ लड़का किसी को पसंद नहीं है, कम कमाने वाला लड़का किसी को पसंद नहीं है, हम्म, कम कमाने वाला पति किसी को पसंद नहीं है, हम्म, ठीक है। वाइफ नहीं कमा रही है, वो घर संभाल रही है, तो हम प्रिजम्पशन लेके चलते हैं कि वो घर संभाल रही है तो वो काम कर रही है, हम्म, अच्छा काम कर रही हम्म, है। लेकिन आप देखोगे ऐसी भी फीमेल होती हैं जो खुद कमा रही है, और घर अगर वाइफ कमा रही है और हस्बैंड नहीं कमा पा रहा है तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर पावर डोमिनेट करती है, हम्म, ठीक है। ऐसे भी सिचुएशन है, मैं हर बार नहीं, हर बंदे के साथ नहीं होता, लेकिन होती हैं सिचुएशन। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में जो लड़के हैं ना, बेसिकली जो मेल है, उनकी वर्थ ही इस चीज़ से डिसाइड हो रही है कि तुम क्या कमा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये माइंडसेट बना हुआ है, बचपन से बना हुआ है। उसके दिमाग में यही बात डाली जाती है कि अब तू बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद कमाएगा, घर परिवार को सपोर्ट करेगा, छोटे भाई बहन को सपोर्ट करेगा, माँ बाप को सपोर्ट करेगा, शादी हो जाएगी तो वाइफ को सपोर्ट करेगा, उसके बाद जो बच्चे होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। हम्म, वाइफ के ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, हम्म, हम मान के भी नहीं चलते, ठीक है। और यहाँ अगर वो कम कमा रहा है और उसको बार बार बोली जा रही हैं चीज़ें, तो यार उसको भी बुरी लगती है, हम्म, ऐसा नहीं कि नहीं लगती है। बात सिर्फ इतनी है कि उसके बाद फिर वही बात है, माइंडसेट हो जाता है कि तू तो लड़का है यार, तेरे को तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो वो फिर और हाथ पैर मारता है और कमाता है और करता है, जिंदगी भर बैल की तरह लगे रहने वाला काम है, करना ही पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी फीमेल भी मैंने देखी हैं जो अच्छा कमा रही हैं, हमारे एडवोकेट्स में भी ऐसी हैं, बहुत अच्छे अच्छे एडवोकेट बन गए, जहाँ वाइफ यूज टू वर्क अच्छे उसमें, और हस्बैंड जो है वो अच्छा नहीं कमा रहे थे, तो वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। आज की डेट में दोनों का बहुत अच्छा चल रहा है। हम्म, बात सिर्फ इतनी है कि चाहे कमाए वाइफ या हस्बैंड, हम्म, आप ना, जो कमा रहा है वो कम कमाए या ज़्यादा कमाए, आप उसको, वही बात है ना कि डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप आगे बढ़ने के तरीके ढूंढो, हम्म, आप एक हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करने के तरीके ढूंढो। हम्म, हस्बैंड की सैलरी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वाइफ उसको सपोर्ट कर सकती है। कैसे कर सकती है? वो घर में कोई बिजनेस शुरू कर सकती है,
अचार का बिजनेस भी किया जा सकता है। आज की डेट में तो जोमेटो स्विगी पे आप अपने घर का भी कुछ भी कहते हैं ना, वो किचन वाला सिस्टम है, क्लाउड किचन टाइप का, वो भी शुरू कर सकते हो। एक ही शॉप के अंदर 10-10 लोग रेस्टोरेंट शुरू कर लेते हैं, वो भी नहीं होता है तो आप टीचिंग कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी फीमेल है, हस्बैंड का जब काम नहीं चल रहा था तो वाइफ ने ट्यूशन पढ़ा के सपोर्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, चाहे हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करे या वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोर्ट का मतलब है आप एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के खड़े हो। बिल्कुल। जब आप ये समझो ना कि मैंने ये कर दिया और अब मैं एहसान जताऊं, तो फिर वो रिस्पेक्ट वाला मामला नहीं है ना। डॉरी से रिलेटेड जो केसेस हैं उसमें एक्चुअली तो जो मुझे समझ में आता है, जो हम सुनते भी हैं कि भाई जो लेगा दहेज और जो देगा, दोनों को सजा होनी चाहिए, ये प्रावधान है। तो अगर वाइफ ये बोल रही है कि इन्होंने हमसे डाउरी ली है, तो उसके ऊपर भी तो कुछ होता होगा, उनको भी तो कुछ सजा होती होगी, उनको भी तो बुलाया जाता होगा कि भाई आपने दिया क्यों इनको। तो कानून तो यही कहता है कि डाउरी लेना और देना दोनों क्राइम है। करेक्ट। ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई आदमी बोल रहा है कि मैंने डाउरी ली या मैंने डाउरी दी, तो दोनों को सजा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर प्रेशर में आके आपने डाउरी दे दी तो यू बिकम विक्टिम, तो पुलिस आपके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकती। और मेजॉरिटी कंप्लेंट में जब बहू फाइल करती है केस, या लड़की वाले जो केस फाइल करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हम तो विक्टिम है, इन्होंने प्रेशर डाल के परेशान करके लास्ट मोमेंट पे फेरे के टाइम पे मना कर दिया कि या तो बाइक लाओ, बाइक के पैसे लाओ, नहीं तो हम फेरे नहीं करवाएंगे। तो हमने कहीं ना कहीं अपने सोशल प्रेशर में आके वो पैसे दे दिए। सो यू बिकम द विक्टिम। अब सिर्फ इस वजह से आपके अगेंस्ट एफआईआर नहीं होगी, अब एफआईआर होगी सिर्फ लड़के वालों के अगेंस्ट। और इन सब चीज़ का प्रूफ कैसे होता है? प्रूफ कैसे होता है? हाँ, कि डाउरी मैंने, भाई अगर कोई लेडी ये केस लगाती है कि इन्होंने हमसे डाउरी ली, ठीक है, और प्रेशराइज करके ली, अब इसका कैसे प्रूफ होता है? देखो, प्रूव करना ना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से मेजॉरिटी जो डाउरी के केसेस होते हैं, मेजॉरिटी केसेस में आप देखोगे एक्विटल होता है, कन्विक्शन नहीं होता है, या फिर मेजॉरिटी केसेस बाद में सेटल हो जाते हैं। वो दे डोंट सी दी एंड ऑफ द डे। वो लास्ट में ऐसा नहीं है कि उसमें बाद में कोर्ट की कोई जजमेंट आएगी। मेजॉरिटी केसेस में बता रहा हूँ, क्योंकि आपने एलिगेशन तो लगा दिए, अब वो प्रूव नहीं हो रहे हैं, तभी जो लड़के वाले हैं वो बच पा रहे हैं, या फिर वो सेटल होता है इसलिए क्योंकि कल की डेट में लगता है कि यार प्रूव नहीं हो पाएगा। करेक्ट। ये भी रीजन होता है सेटलमेंट करने का। तो आपके जो केस शुरू होते हैं वो एलिगेशन के बेस पे शुरू होते हैं। केस का जो एंड होता है सेटलमेंट होगा कि दोनों में से कॉम्प्रोमाइज कौन करना चाह रहा है, किसको अपनी लाइफ ज्यादा प्यारी है, अपना टाइम ज्यादा प्यारा है पैसे से। वाइफ को है तो कह देगी कम पैसे में भी सेटलमेंट हो जाएगी, हस्बैंड को है तो वो ज्यादा पैसे भी देगा सेटलमेंट करने के लिए। दोनों की ईगो की लड़ाई है, पैसे का इशू नहीं है, तो केस पूरा चलेगा, उसके बाद अपील होगी, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर वो लड़ाई चलेगी। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मेजॉरिटी केसेस जो हैं, जो झूठे एलिगेशन के, फॉल्स एलिगेशन के बेस पे शुरू होते हैं, उसमें मेजॉरिटी केसेस में आप देखोगे या तो सेटलमेंट होगी या इक्विटल होगा। कन्विक्शन रेट तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। राइट राइट। मतलब एक तरह का जरिया है कि भाई आप ये केस लगा के और जो सेटलमेंट की आपने बात करी, एलिमनी, उसकी अमाउंट भी बढ़ सकती है और उसका प्रोसेस भी जल्दी करवा सकते हो। अब इसकी वजह से भी बहुत लोग ये केस लगा रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली। एलिमनी जो होती है ना, इसका मुझे कॉन्सेप्ट आपसे समझना था थोड़ा इन डेप्थ, कि क्या होती है, इसका पर्पस क्या होना चाहिए था, क्या पर्पस बन गया है। क्योंकि मैं ना अभी जब या कॉन्वर्सेशन से पहले मैं पढ़ रहा था कि भाई क्या होती है एलिमनी, किस तरह के केसेस आते हैं। तो एक केस ऐसा निकल के आया, इसमें लेडी ने ये बोला है कि भाई आप हमें एलिमनी में कुछ 12 करोड़ दो और BMW की डिमांड करिए। अब ये एलिमनी कैसे है? मतलब ये तो बिना BMW आप मांग रहे हो, तो ये तो कोई, मुझे लगता है कि नीड तो है नहीं आपकी, ये तो आप कुछ भी मांग रहे हो बेसिकली। आप कैसे डिसाइड करोगे किसकी नीड क्या है और क्या नहीं है? कर सकते हो? नहीं, मतलब नहीं कर सकता बिल्कुल से। मैं ये मान सकता हूँ कि गाड़ी की नीड हो सकती है, ठीक है, कि भाई इसको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है तो इसके लिए ये डिमांड रख रही है। बट उसमें BMW मानना तो फिर नीड नहीं हुई ना, ये तो आप क्लियर दिख रहा है। आप कुछ चीज़ें तो आप कॉमन सेंस से ही देख सकते हो ना। मैं तो वही कॉमन सेंस ही देख सकता हूँ। अगर ठीक है ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, ओके, ट्रांसपोर्ट में आपको 15 लाख की भी गाड़ी आती है, 20 की भी आती है, 25 की भी आती है, ठीक है, बट आप BMW मांग रहे हो जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है भारत में, तो ये तो फिर आउट ऑफ द स्कोप, कहते हैं ना, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन हो गया है। तो क्यों ऐसी क्या है? आप सबसे बड़े कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट को जानते हो जिसका नाम आपके जहन में सबसे पहले आता है? मुझे महिंद्रा आता है। आनंद महिंद्रा। अगर मान लीजिए उस लेवल के किसी परिवार में डाइवोर्स होता है, ठीक है, और वाइफ कहती है कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, तो आपको क्या लगता है उनको वैगनआर देनी चाहिए, स्कॉर्पियो देनी चाहिए, या मर्सिडीज से काम चलेगा?
ऑफ कोर्स वो एक कंडीशन है क्या कि आप कंडीशन है? उनका स्टेटस देखोगे या उनकी लाइफस्टाइल देखोगे रादर। एग्जैक्टली, डोमेस्टिक वायलेंस हम्म, एक्ट में प्रोविजन ही ये है अच्छा। कि वाइफ को सेपरेट होने के बाद भी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का राइट है जो हस्बैंड के साथ रहते हुए था। इसलिए वो ओके। आप जिसके पास 10,000 रुपए हैं उसमें 10,000 में से मांगा जाएगा, हम्म, जिसके पास 10 करोड़ हैं वो उसके लेवल के हिसाब से मांगा जाएगा राइट भाई। राइट राइट राइट। अब आप चलते मर्सिडीज में हो और आप सोचो कि भाई हम जब नेगोशिएशन के लिए बैठेंगे तो हम तो वैगनार की बात करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जो ये एलिमनी है, एलिमनी भी दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से होती है, मेंटेनेंस भी दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से होती है। जो हस्बैंड 60,000 रुपये कमा रहा है उसकी जो मेंटेनेंस उसको देनी पड़ेगी या उसको जो एलिमनी देनी पड़ेगी डाइवोर्स के टाइम पे, वो उसकी 60,000 की इनकम के हिसाब से होगी। और जो आदमी 60 लाख रुपए कमा रहा है उसकी उसके हिसाब से होगी, जो 60 करोड़ कमाएगा उसके हिसाब से होगी। तो देर इज नो जर्नलाइज्ड क्राइटेरिया। ये दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस जो है हस्बैंड वाइफ को देखना पड़ता है, तो कानून में है। ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एलिमनी का या मेंटेनेंस का, इसका मेन पर्पस क्या था कि सपोर्ट, अगर डाइवोर्स हो रहा है तो सपोर्ट के लिए, सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि आप अपनी जो बेसिकली मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये रहता है कि भाई मैं खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ अगर, और तो मुझे मंथली जो भी मेरा अमाउंट है वो हस्बैंड की तरफ से मिल जाए, जो मुझे आज की डेट में ज़रूरत है। कि भाई हो सकता है कि वाइफ ने 10 साल अपने शादी में दिए हैं, अपना करियर लूज कर दिया और वो अब नहीं कमा पा रही है, नई जॉब लग पा रही है, तो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है। या फिर वो हाउस वाइफ रही है हमेशा, उस सिचुएशन में एलिमनी का होता है कि आपने डाइवोर्स ले लिया, अब आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हो सकता है टाइम लगे, तो आपको एक टाइमली कुछ सपोर्ट तो चाहिए ना। तो एलिमनी का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया था कि आप वो एलिमनी जो अमाउंट है डाइवोर्स के टाइम पे आप दोगे ताकि अलग हो रहे हो। मतलब लमसम जो अमाउंट चाहिए हाँ, आपको एक बार के लिए। लमसम भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस। अगर आपके पास सेविंग है, आपको एक लमसम अमाउंट के लिए डायरेक्शन है तो वो दिया जा सकता है। आपके पास नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है कि आपको लमसम का अगर डायरेक्शन दे देंगे तो आप नहीं कम निभा पाओगे उसको, आपको लोन लेना पड़ जाएगा, तो आपको मंथली करना पड़ेगा, लेकिन एक अमाउंट तो फिक्स हो सकता है ना। तो कानून में दिया हुआ है प्रोविजन। तो आपने अगर ये लॉजिक दिया है कि एलिमनी का जो मेन क्राइटेरिया ये था कि भाई लेडी अपने पैरों पे खड़ी हो पाए, अगर वो ऑलरेडी पैरों पे खड़ी है तो भी एलिमनी ले सकती है वो। बिल्कुल ले सकती है, अगर वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पैसा कमा रही है, तो हो सकता है उसको मेंटेनेंस ना मिले मंथली जो है, लेकिन एलिमनी जो है डाइवोर्स के टाइम पे वो अलॉट की जा सकती है। मैंने ना सोशल मीडिया पे जब ये अतुल सुभाष वाला जो केस आया था पूरा सोशल मीडिया में, बहुत ऐसी पोस्ट पड़ी थी लेडीज की, गर्ल्स की, जिन्होंने ये मतलब बहुत बोल्डली लिखा। उन्होंने लिखा ये चीज, क्रिटिसाइज तो एक चीज होती है, उन्होंने बोल्डली लिखा कि अगर मैंने, लेडी ने लिखा है, लेडीज ने लिखा है कि अगर मैंने दहेज नहीं दिया है तो आई हैव नो राइट, मैंने अगर कुछ दिया नहीं है मेरे अगर हस्बैंड के, उसको मेरा कोई राइट ही नहीं बनता है कि मैं उनसे कुछ लूं, दहेज या एनी विच वेज आप देखोगे। तो वो बहुत लेडीज ने, जो आपने मोरालिटी की बात करी ना, बहुत लोगों ने इसको एक मॉरल एथिकल कहते हैं ना, एक ग्राउंड्स पे कुछ लड़कियों ने इसको बहुत ही अच्छे से ये चीज रेज करी है। लेकिन बहुत लोगों ने ये बोला है कि भाई ये तो राइट है कानून में, तो हम तो यूज करेंगे इसको। तो मतलब मिक्स रिएक्शंस थे इसमें, बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला राइट है उसका तो आज जॉब है, कल छूट जाएगी तो क्या करेगी, कौन उसको करेगा। तो ये तो सोच की बात है ना, दिस इज इंडिविजुअल डिसीजन। लेकिन हमें कानून ने अगर कोई राइट दे रखा है तो लोग उसको इन्फोर्स करते ही हैं। अगर आपके पास ये कानून में राइट है, आपके पास चाहे सिविल राइट है कि कोई आपके घर के बाहर कूड़ा नहीं फेंकेगा, तो और कोई फेंकना शुरू कर दे तो आप उसको इन्फोर्स करोगे। आप कोशिश करोगे कि वहाँ पे उस जगह पे गाड़ी आपकी खड़ी हो, दूसरे की ना हो, क्योंकि आपके घर के बाहर है। आपके घर के दरवाजे पे कोई गाड़ी ना खड़ी करे। तो बेसिक कर्टसी भी है और बेसिक राइट भी है आपका, सिविल राइट है। कानून में उसी तरीके से कोई आपको चाटा मारेगा तो आप उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। उसी तरीके से मेंटेनेंस एलिमनी से रिलेटेड कानून बना हुआ है। और हमारी सोसाइटी जो है दैट इज बेसिकली गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ। तो कानून में प्रोविजन है तो उसका यूज भी होगा और उसका मिसयूज भी होगा। बहुत सारे लोग दूसरे को परेशान करने के लिए झूठी कंप्लेंट भी फाइल करेंगे और करते भी हैं, प्रिकॉशनरी भी करते हैं। बहुत सारे केसेस इसलिए लगाते हैं कि सामने वाला परेशान होके बहुत सारे केसेस इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो लगा सकते हैं। अगर कानून में वो प्रोविजन नहीं होता यूज करने का तो उसका मिसयूज भी नहीं होता। अगर कानून में ये लिखा हुआ है कि आप किसी लड़के के अगेंस्ट छेड़खानी की कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़कियां छेड़खानी नहीं कर सकती, लेकिन कानून में लिखा हुआ है।
तो जिस लड़की के साथ जो जेन्युइन विक्टिम है वो भी जाएगी, और जो सामने से कोई परेशान कर देगा, कोई ज़्यादा डिबेट करेगा, ज़्यादा हाथापाई करने की कोशिश करेगा, या आप उसको लॉजिकली काउंटर नहीं कर पा रहे हो, आपको गुस्सा ज़्यादा आ गया, तो आप उसमें भी छेड़खानी की कंप्लेंट डालोगे। गाड़ी की टक्कर हुई, दोनों की गाड़ियाँ आपस में टकरा गई, एक तरफ से फीमेल निकलती है, कहती है छेड़ रहा, क्योंकि कानून में दे रखा है ना। तो सेम गोज विद द डोमेस्टिक वायलेंस, सेम गोज विद द मेंटेनेंस, सेम गोज विद द डाउरी रिलेटेड, सेम गोज विद द क्रूगैलिटी, सब चीज़ों का है। बात सिंपल सी है कि हमारी सोसाइटी में जो हमारा कानूनी ढांचा जो बना हुआ है, जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, वो दो चीज़ों पे काम करता है। वो कहता है कि विक्टिम जो है, विक्टिम जाएगा तो उसको न्याय मिलना चाहिए। जी। अगर कोई झूठी कंप्लेंट फाइल करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हो क्या रहा है कि जो विक्टिम जा रहे हैं, चाहे वो सही जा रहे हैं चाहे गलत जा रहे हैं, वहाँ तो एक्शन हो रहा है, लेकिन जो फॉल्स कंप्लेंट फाइल हो रही हैं, जो उसका मिसयूज कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं हो रहा है। So we are basically creating an army of people who are going to file more and more false complaints, who are initiating more false cases, who are filing more false cases against the people who should be the actual victim, जिनको न्याय मिलना चाहिए था उनके अगेंस्ट ही केस फाइल केस ज़्यादा हो रहा है। SC/ST एक्ट के अंदर भी ऐसे ही होता है। आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि भाई साहब जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो इस कास्ट के लोग हैं, वो तो गलत कर नहीं सकते, वो एक दूसरे को कास्टिस्ट रिमार्क नहीं कर सकते, वो अगर करते भी हैं तो उनको इम्यूनिटी है। तो आपने एक माइंडसेट बना लिया कि जो अपर कास्ट के लोग होंगे सिर्फ वही इस तरीके की बात कर सकते हैं, या वही एट्रोसिटीज कमिट कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं ना। गलत नेचर तो किसी का भी हो सकता है, ह्यूमन तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। बिल्कुल। लेकिन आपने कानून में वो प्रिजम्पशन डाल दी, और उस प्रिजम्पशन के कारण जो यूज और मिसयूज है ना, वो इसी वजह से होता है। देयर हैज टू बी सम इक्वालिटी। If there has to be a justice, that justice has to be available to everybody, irrespective of gender, irrespective of caste, irrespective of color, irrespective of your place. विकास जी, बहुत सारी डीप डिस्कशन हुई है, और मुझे बहुत सीखने को मिला, और मुझे एक पर्सपेक्टिव पूरे कॉन्वर्सेशन में जो समझ में आया है वो ये आया है कि किसको सही बोलें और किसको गलत बोलें। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है ये कह पाना, और हमारा लॉ जो है वो भी एक तरह से बंधा हुआ है, जो लिख गया, और होपफुली इसमें चेंजेस हों आगे। डाइवोर्स के मामलों में मुझे एक ये चीज़ और बहुत ही दुखती है एज ए ह्यूमन, जब भी मैं देखता हूँ कि किसी का अगर हुआ है या होने वाला है, बच्चे, अगर बच्चे हैं तो उनकी तो कोई गलती नहीं है, बच्चों की तो कोई गलती है नहीं, बट वो पिसते हैं उस डाइवोर्स में, कस्टडीज़ के इश्यूज आते हैं। लॉ के हिसाब से, या आपने जो केसेस देखे हैं उसके हिसाब से, फादर की कस्टडी के क्या चांसेस बनते हैं वर्सेस मदर, और वो एक्चुअली ज़्यादातर केसेस कहाँ एंड होते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़। देखो, गार्जियनशिप के जब केस कस्टडी के होते हैं ना, तो लॉ तो ये बोलता है कि अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसकी जनरली कस्टडी माँ के पास होनी चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। ऐसा होता है कि माँ ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे की देखभाल अच्छे से कर पाएगी, और हमारे कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी हमारे ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, किसी हमारी किताब में नहीं लिखा हुआ कि फादर कैन नॉट बी, बेसिकली हस्बैंड कैन नॉट बी अ गुड फादर। ऐसा कहीं नहीं है। बहुत सारे माँ बाप जो हैं उसमें बाप का अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट माँ से ज़्यादा होता है, काम भी बच्चों के लिए ज़्यादा करते हैं। तो ऐसी कोई यूनिवर्सल हमारे पास कोई लिखित चीज़ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि कोर्ट का टिल्ट रहता है कि बच्चा छोटा है तो माँ के पास रहे, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि वो हमारे माइंडसेट है कि माँ अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लेती है। ठीक है, ऑल्दो दैट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू, बट वो हो गया है सिस्टम। तो कोशिश रहती है कोर्ट की भी कि जो मेन कस्टडी है वो जनरली माँ के पास रहे, पर ऐसा कोई यूनिवर्सल हमारे पास केस लॉ भी नहीं है। ऐसे भी केस होते हैं जहाँ माँ से ज़्यादा बच्चा जो है अपने फादर के साथ अटैच्ड है, कोर्ट कस्टडी जो है बच्चे की फादर को देते हैं, माँ को विजिटेशन राइट मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माँ जानबूझ के बच्चों को छोड़ के चली जाती है किसी भी रीज़न से, बाद में कस्टडी फाइल करती है, कोर्ट कहता है तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बात सिर्फ ये है कि बच्चे पिसेंगे, हस्बैंड वाइफ की डिस्प्यूट होगी तो बच्चे पिसेंगे। बात इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कोर्ट भी इस चीज़ का उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। हमारे आपने देखा होगा जब आप न्यूज़ देखते हो ना, तो उसमें बेल के ऊपर फोकस होता है जनरली कि भैया किसी के अगेंस्ट भी उसकी आर्टिकल 21 है, वायलेट नहीं होना चाहिए, पर्सनल लिबर्टी का मैटर है, उसको बेल पे आप फोकस करो। अब बेल पे आप फोकस कर रहे हो उस आदमी के लिए जिसके अगेंस्ट FIR है, जिसको एक तरफ एक आदमी बोल रहा है क्रिमिनल है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके अगेंस्ट, आप उसके लिए उसकी लिबर्टी के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हो। लेकिन उतना ही ध्यान अगर आप उस बच्चे पे दो जिसके अगेंस्ट FIR नहीं, कोई एलिगेशन नहीं, जिसकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, जो समझ नहीं सकता,
और उस पे ध्यान देने के बजाय यहाँ कस्टडी के केसेस जो हैं, 5 साल का बच्चा था, कस्टडी का केस फाइल हुआ, जब कस्टडी का केस खत्म होता है बच्चा 18 साल का हो चुका है। बिल्कुल वही मेरा पॉइंट था कि केसेस लंबे कितने चलते हैं ये। कोई लिमिट नहीं है, केस लंबे चलने की कोई लिमिट कोई नहीं है। limit कानून नहीं तो कहता है 6 महीने में निपटा दो हम्म या साल भर में निपटा दो केस। हम्म, इंटरिम कस्टडी की एप्लीकेशन है, 6 महीने में डिसाइड होनी चाहिए, ये मैंडेट है। इंटरिम कस्टडी की एप्लीकेशन 2-2 साल पेंडिंग रहती है। बच्चे 3 साल का बच्चा है, अगर माँ के पास है और फादर 2-2.5 साल नहीं मिला, तो 5-6 साल का होने के बाद, 5.5-6 साल का होने के बाद वो अपने फादर को पहचानता तक नहीं है। भूल जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर वो फादर के पास है और माँ नहीं मिली है, तो 2-3 साल में माँ को भूल जाते हैं। फिर उनका अटैचमेंट होगा कैसे? अच्छा, अपनी ईगो के कारण माँ कहती है कि नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड से नहीं मिलने दूंगी इसको, तो अपने बाप से तू जज साहब के सामने बोलना कि तेरे साथ कितना गलत किया था। अब बच्चे जो होते हैं ना, उनका मन बड़ा साफ होता है और वो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है उनकी। माँ के पास रहेंगे तो माँ की तरफ टिल्ट रहेंगे, फादर के पास होंगे तो फादर की तरफ टिल्ट रहेंगे। उनके मन में डर बिठा दिया जाता है। तो अब एक केस है हमारे पास, उस केस में माँ क्या कर रही है, बच्चे की कस्टडी है उसके पास, और उस कस्टडी में वो अपने बच्चे को इस तरीके से नेगेटिव बातें उसके दिमाग में डाल रही है कि अगर बच्चा बात नहीं मान रहा तो कह रही कि अच्छा तो ये बात नहीं मान रहा, तेरे पापा के पास छोड़ाऊंगी, वो तेरा गला दबा देंगे। तो ये बात नहीं मान रहा, तेरे पापा के पास छोड़ के आऊंगी, वो तेरी पिटाई करेंगे। और होता क्या है कि बच्चे के पास एक बार बोल दिया, अब फादर 2 साल से मिला नहीं बच्चे से, तो एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, वो बच्चा छोटा उसके मन में बैठनी शुरू हो गई। और जज के सामने भी उसको लेके जाते हो तो कहता ही नहीं, मुझे अपने पापा से मिलना ही नहीं है, पापा तो मुझे मारेंगे। पापा ने आज तक हाथ नहीं लगाया उसे। झूठ मूठ का डर बिठा दिया उसके अंदर। बच्चों का मन इतना ज्यादा, वो बेसिकली दे आर क्लीन स्लेट, आप जो उस पर लिखोगे वो छपता चला जाएगा। और ये चीज होती है, प्रैक्टिकली होती है। ऐसे भी कपल मैंने देखे हैं जहाँ पे, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, ऐसी भी माँ देखी है मैंने जो कहती है कि अलग रहूंगी मैं, बच्चा मेरे पास रहेगा। हस्बैंड बोलता है कि नहीं, मैं बच्चे से मिलूंगा, तो फिर आओ मिल लो, मैं बच्चे को वीकेंड पे लेके जाऊंगा, ले जाओ, मैं बच्चे को घुमाने ले जाऊंगा, ले जाओ, दादा दादी से मिलना है मिलाओ। हस्बैंड भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं, माँ को बोलते हैं कि तू मिल ले यार, क्या दिक्कत है। जो मिलेगा बच्चे के लिए कुछ करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चे से कुछ छीन के ले जाएंगे कि भाई हस्बैंड आया, बच्चा पढ़ रहा था, उसकी कॉपी किताब उठा के लेके जाएंगे, ऐसा तो है नहीं ना कि उसकी ज्योमेट्री बॉक्स है उसको लेके चले जाएंगे, वो तो नहीं करेगा ना। बिल्कुल। कुछ उसके लिए लाएगा, कुछ उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा। होता है कि अपने ईगो के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि बच्चे का पूरा फ्यूचर है, उसकी एक साइकी है, उसका एक दिमाग है, उसका मेंटल स्टेबिलिटी है, स्टेबल इन्वायरमेंट है। उसको जितना ज़्यादा सपोर्ट माँ से चाहिए, उतना अच्छा रोल मॉडल फादर भी तो चाहिए। बहुत सारी इसमें बड़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं बच्चों के लिए। और अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड कैसे करती है कि कस्टडी बच्चे की माँ को जानी चाहिए कि फादर को जानी चाहिए? देखो, वेलफेयर कानून में सिर्फ एक चीज़ लिखी है कि बच्चे का वेलफेयर डिसाइड होगा। अच्छा। वेलफेयर शुड बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। हम्म। पर वो वेलफेयर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो उस लॉ में नहीं लिखा हुआ है। अच्छा। वो प्रैक्टिकली आपको केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ता है। माँ कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है, किस माहौल में रह रही है, ये पूरा केस में प्रूव होगा, डिसप्रूव होगा। फादर क्या काम करता है, कहाँ रह रहा है, कितना टाइम दे पाएगा, ट्रैवलिंग जॉब है नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। बच्चे से मिलने के लिए कितना ज़्यादा कोशिश की जा रही है, बच्चे की इमोशनल नीड जो हैं, एजुकेशनल नीड जो हैं, जो उसको फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो जो उसको टाइम दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, उसकी फूड हैबिट्स का ध्यान रखना। मतलब ऐसे तो आपके पास मतलब क्राइटेरिया, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्राइटेरियाज, पैरामीटर्स भी बहुत सारे हैं एक्चुअली। पैरामीटर्स हैं। तो कैसे डिसाइड तो करोगे आप? उसके लिए उस क्राइटेरिया को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। Time यूएस लगता में जैसे जाते हो, यूएस में आपने कस्टडी का केस फाइल कर दिया तो इमीडिएटली कोर्ट एक ही चीज़ बोलता है कि बच्चे के लिए माँ बाप दोनों बराबर हैं, आपको विजिटेशन राइट दे देंगे, वीकेंड कस्टडी दे देंगे। केस वहाँ पे 2-3 साल से ज़्यादा चलेगा ही नहीं। तो बच्चे का जो इमोशनल बॉन्ड है वो अपने माँ बाप से टूटता नहीं है, जितना भी है। खैर वहाँ की सोसाइटी के नॉर्म्स अलग हैं कि 16 साल 17 साल का होने के बाद बच्चा घर छोड़ के चला जाता है, या माँ बाप ही बोल देते हैं कि जाके कहीं और रह ले, वो सेपरेट है। हमारे यहाँ नहीं है सिस्टम। हमारे यहाँ तो एक ही बच्चे आज लाइक कि हम आज बच्चा छोटा है हम उसके लिए कर रहे हैं, बच्चा जब बड़ा होगा तो माँ बाप के लिए कुछ करेगा। लेकिन माँ बाप के लिए करने के लिए उसको भी मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। बिल्कुल। बचपन में जैसी सिचुएशन देखेगा वैसा उसका माइंड सेट हो जाएगा, जैसा माइंड सेट होगा उस तरीके की सिचुएशन होगी। अब वो आज एंग्जाइटी में है, आज उसको कोई डिसऑर्डर हो गया, कोई मेंटल इशू हो गया, डिप्रेशन हो गया, कल की डेट में हो सकता है जब वो बड़ा हो एल्कोहलिक हो सकता है, ड्रग एडिक्ट हो सकता है, ठीक है, उसको कोई ऐसी
कहते ना कि कोई ऐसा डिसऑर्डर हो सकता है मेंटल जिसमें कि वो दूसरे के साथ इमोशनली बॉन्ड ही ना बना पाए। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बहुत बहुत चिंताजनक विषय है जिसके ऊपर कोर्ट को जितना फोकस करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है। करना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि मान लीजिए किसी एक पेरेंट को कस्टडी मिल गई, डाइवोर्स हो गया, फाइनली सेटलमेंट हो गया, अब जरा जिसको कस्टडी मिली है, चाहे फीमेल को या मेल को, अब वो दूसरी शादी कर ले, बच्चे तो उन्हीं के पास हैं, अब वो दूसरा पेरेंट, फादर, स्टेप फादर या स्टेप मदर, उसको बच्चे को जो मिलेगी वो एक अलग ही माहौल होगा, उससे हो सकता है फिर स्टेप ब्रदर सिस्टर भी हों, तो मतलब बच्चे के लिए तो नेवर एंडिंग है ये। बिल्कुल भाई पेरेंट्स के लिए तो एंडिंग हो गई, सैड एंडिंग हुई या हैप्पी एंडिंग हुई, जो भी आप बोलना चाहो, एंडिंग हो गई, क्लोजर मिल गया आपको, लेकिन बच्चे के लिए तो ये नेवर एंडिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बाद वापस उनका रिलेशन चालू हो गया तो उसके अलग से एक ड्रामा चालू होंगे, उसके अलग से झमेले होंगे। बहुत लोगों की तो सेकंड डाइवोर्स हो जाती है, मतलब वो बच्चा तो फिर फंस गया एक तरह से। तो ये मुझे लगता है ना, इसका लॉ तो जो कर रहा है मुझे लगता है पेरेंट्स को ये मद्देनजर रखते हुए कि भाई हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बच्चे हैं, अगर आप मानते हो, और मुझे लगता है हर पेरेंट्स शायद मानता है कहीं ना कहीं कि यार मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बच्चे हैं, उनकी नीड्स को अगर आप आगे रख दोगे ना, तो शायद मुझे लगता है 50 से 60% केसेस शायद ना हो, आधे केसेस ऐसे हों कि वो फाइल ही ना हो कि यार, या फिर उनको कोई समझा दे ये बात। इतनी सुलझी हुई अगर सोच हो जाए लोगों की तो मेजॉरिटी केस ही नहीं होंगे। वही शायद बात तो सिर्फ इतनी, लेकिन बात ये है ना कि हर आदमी के सर्कमस्टेंसेस अलग है। कोई क्यों किसी से अलग हो रहा है, वो उसका रीज़न अलग हो सकता है। बट ये है कि हाँ ठीक है, बहुत सारे देखो हम कुछ भी बात थोप सकते हैं किसी के ऊपर, कुछ भी बोल सकते हैं, जजमेंट नहीं करना चाह रहे हम। हाँ बेसिकली होता क्या है कि अगर हम नाम के हिसाब से किसी का नाम, मतलब काम के हिसाब से लोगों का नाम रखते तो हमारे देश में जो यूनिवर्सल नाम है वो रायचंद होता। बिल्कुल। अब आप बैठ के जैसे बोल रहे हो कि भाई मैं मेरे हिसाब से ऐसा हो तो शायद ऐसा कर लें, वो ठीक है, राय तो है, लेकिन हर आदमी के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। मैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं मानता हूँ, हर आदमी के सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे आप क्या डिसीजन लेते हो वो आपको उस सिचुएशन में सोचना चाहिए, किसी के लिए भी हो। बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स का क्या है कि वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो कोर्ट है ना, कोर्ट तो इमोशनल नहीं हो सकता ना। करेक्ट है। इस पे फोकस कोर्ट को करना चाहिए, इस पे फोकस जो है लेजिस्लेटिव बॉडी को करना चाहिए। अगर कोर्ट इस पे ढंग से फोकस करना शुरू कर दें, अक्यूज्ड ओरिएंटेड होना एक बात है, दैट इज़ गुड कि भाई आपका आर्टिकल 21 वायलेट नहीं होना चाहिए, आपका राइट टू लिबर्टी है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी तो उस बच्चे का भी है। आप उतना ही फोकस एटलीस्ट इन केसेस पे भी तो करो। करेक्ट है। इन केसेस को तो एटलीस्ट टाइमली जो डिस्पोज कर सकते हो उसको करो, अदरवाइज तो दिस इज अगेन द नेवर एंडिंग प्रोसेस। यू आर क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ पीपल इन द सोसाइटी जो आने वाले टाइम में उस सोसाइटी का अच्छा पार्ट शायद ना बन पाए, वो कहीं ना कहीं इधर उधर चले जाएं। और हो सकता है वही बच्चे जो आज ये देख रहे हैं कि माँ बाप का डाइवोर्स हो रहा है, दोनों अलग अलग रहे हैं, वो बच्चा माँ और बाप दोनों को छोड़ के कहीं और रहना शुरू कर दे। उसके मन में ये कहते ना कि उसके मन में बात बैठ जाए कि भैया माँ बाप दोनों ही अच्छे नहीं है, जिन्होंने मेरा बचपन में नहीं सोचा, तो मैं दोनों से अलग रहूंगा। तो बुढ़ापे में जब आपको रिग्रेट होगा तब क्या करोगे? विकास जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम रियली स्पीचलेस। मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत सीखने को मिला सीरियसली, और एक थॉट प्रोसेस मिला कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं और कैसे हमें अब प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनने की हमारी एक कोशिश है। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू जी। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।